नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे सैयद वंश को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था तुगलक वंश को, जिसमें हम लोगों ने जाना था फिरोज शाह तुगलक के विषय में। और आप सभी लोग जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया था और साथ ही इसने लोक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की थी। सिंचाई के लिए इसने क्या लगाया था, एक कर लगाया था जिसे कहा गया था हर वे सर्व। और इसने साथ ही साथ मैरिज ब्यूरो और रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी ये। और साथ ही साथ इसने गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल्स खोले थे और दीवाने बंदगान। दारुल सफा क्या था, तो इनके द्वारा खोला गया एक मतलब गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल था। और इसने दीवाने खैरात की स्थापना की थी, गरीब लोगों को लिए दान मंत्रालय की स्थापना। ऐसे बहुत से यानी 1200 बागों का भी निर्माण करवाया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय एक आक्रमण हुआ था 1398 में तैमूर लंका, जिसमें जो सत्ता होती है हस्तांतरित हो जाती है एक नए वंश को, जिसको बोलते हैं सैयद वंश। आइए बात कर लेते हैं सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। यदि बात की जाए सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका संस्थापक था खिज्र खान। तो संस्थापक कौन था दोस्तों, याद रखना है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैयद वंश का संस्थापक था कौन, इसका संस्थापक था, तो इसका संस्थापक था खिज्र खान। दोस्तों याद रखना है खिज्र खान किस वंश का संस्थापक था, तो आपको याद रखना है सैयद डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी की शुरुआत जो हुई थी 1414 से लेकर 1451 तक का जो समय है, ये काल जो आपको देखने को मिलता है। तो ये टोटल जो वर्ष हैं आपके, ये कितने हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो शासन हुआ है कितने वर्ष, 37 वर्ष शासन हुआ है। और टोटल 37 वर्षों में शासन व्यवस्था किसके हाथ में रही, सैयदों के हाथ में रही। 1414 से लेकर 1451 तक संस्थापक कौन था, सुल्तान था खिज्र खां था। अब आइए, हम लोगों को पता है कि तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था 1398 में हुआ था और ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय। कहने का मतलब इस समय तैमूर लंग ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया और अपने एक प्रतिनिधि को क्या बनाया, यहाँ का शासक घोषित किया। ये कोई सुल्तान नहीं था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। दोस्तों याद रखना है, सुल्तान का दिल्ली का मतलब ये कैसा शासक था, तो इसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, आपको याद रखना है। तो ये उपाधि ग्रहण नहीं की थी किसने, आपको याद रखना है, ये उपाधि ग्रहण नहीं की थी खिज्र खान ने। क्योंकि ये तैमूर लंग का क्या था दोस्तों, याद रखना है, तैमूर लंग का ये एकमात्र सेनापति था तैमूर लंग का। क्योंकि तुगलक वंश को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी किसने, खिज्र खान ने। और तैमूर लंग के आक्रमण के समय खिज्र खान ने मदद की थी और इस तरह से डायनेस्टी जो शुरू होती है सैयद वंश। और ये सैयद वंश में जो प्रतिनिधि चुनता है कौन, तो तैमूर लंग खिज्र खां को। तो सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी किसने, तो खिज्र खां ने। आइए बात करते हैं, इसने एक उपाधि ग्रहण की थी रैयत ए आला। दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, रैयत ए आला की उपाधि ग्रहण करने वाला कौन सा दिल्ली का सुल्तान था। यानी सैयद वंश में यदि बात करें तो रैयत ए आला की उपाधि रैयत ए आला की उपाधि ग्रहण करने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है ये हमारा था खिज्र खां। कौन था, खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। जबकि किसकी उपाधि धारण नहीं की थी, तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न इसका है, इसने कौन सी उपाधि दोस्तों धारण की थी, तो आपको याद रखना है रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये की थी खिज्र खां ने। और ये किसका मतलब प्रतिनिधि था, तो आपको याद रखना एग्जाम के लिए तैमूर लंग का ये क्या था, एक प्रतिनिधि था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं इसके लिए वो क्या है दोस्तों, इसने अपने आप को पैगंबर का वंशज बताया। दोस्तों याद रखना है, इसने अपने आप को पैगंबर का इसने क्या बताया, अपने आप को पैगंबर का वंशज बताया था किसने, तो आपको याद रखना है ये जो पैगंबर अपने आप पैगंबर का वंशज बताया था किसने, तो ये बताया था आपके खिज्र खान ने, पैगंबर का वंशज। तो किस किस सैयद वंश के शासक ने अपने आप को पैगंबर का वंशज कहा, तो दोस्तों याद याद रखना पैगंबर का वंशज किसने कहा था, तो खिज्र खान ने कहा था। इसने तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखना है आपको, ना तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना सिक्के जारी किए, ना इसने सिक्के जारी किए अपने नाम के, और ना ही अपने आप को इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की इसने, और साथ ही ना ही अपने नाम का
अपने नाम का खुतबा 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 पढ़वाया। खुतबा पढ़वाया। दोस्तों जानते हो खुतबा जो शासक बनते थे उस समय, तो वो अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाते थे। तो ये दिल्ली का ऐसा एकमात्र शासक था जिसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही अपने नाम के सिक्के जारी किए, और ना इसने क्या किया था, ना ही अपने नाम का इसने खुतबा पढ़वाया था। किसने? ये बात की जाए तो आपके खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने। बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं इसका उत्तराधिकारी दोस्तों कौन था, याद रखना इसका उत्तराधिकारी। तो इसका उत्तराधिकारी जो था किसका, तो आपको याद रखना है खिज्र खां का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था, तो आपको याद रखना है मुबारक शाह। मुबारक शाह। दो महत्वपूर्ण बातें और समझ लेते हैं। सैयद वंश जो था ये एक सिया वंश था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सिया वंश था। इसे हम सिया वंश भी कह सकते हैं। किसको, तो आपको याद रखना है किसको कह सकते हैं, तो सैयद वंश को हम क्या कह सकते हैं, सिया वंश भी कहा जा सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए महत्वपूर्ण बात, जिसकी स्थापना 1414 से 1451, और ये कैसे थे, तो उदारवादी थे। देखो जो सिया था, सिया मुस्लिम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदारवादी होते हैं, ये याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सिया लोग होते हैं वो उदारवादी, और आप जानते हो सिया वंश एकमात्र जो है इस समय पूरे विश्व में, इस समय ये कहाँ पर है, तो आप याद रखिए ईरान में। सिया वंश इस समय, सिया वंश के मुस्लिम कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो ईरान में। और खिज्र खां भी क्या था, तो एक सिया वंश से रिलेटेड व्यक्ति था जिसने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की थी, और ये तैमूर लंग के सहारे दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसने एक उपाधि धारण की, दोस्तों याद रखना, रैयत आला की उपाधि। आपको याद रखना है किस मुस्लिम शासक ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, तो खिज्र खान ने। साथ ही इसने इसने अपने आप को पैगंबर का वंशज कहा था। किसने? तो ये कहा था खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने अपने आप को क्या कहा था, पैगंबर का वंशज बताया था। ये बात हम लोगों ने जानी। अब आइए बात कर लेते हैं इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो मुबारक शाह। दोस्तों याद रखना है इसका जो कार्यकाल है, कुल जो इसका 1414 से इसका कार्यकाल शुरू होता है और ये 1421 तक, तो कुल ये 7 वर्ष के लिए शासक रहता है। कौन? तो खिज्र खां। साथ ही मुबारक शाह खिलजी जो होता है ये सबसे महान शासक होता है, सैयद वंश का सबसे महान शासक। तो महान शासक सैयद वंश का कौन था, आपको याद रखना है सैयद वंश का सबसे महान शासक था आपका मुबारक शाह खिलजी। अगर इसकी बात करें तो इसने एक शहर बसाया था, दोस्तों याद रखना है इसने एक शहर बसाया था जिसको बोलते हैं मुबारकाबाद। मुबारकाबाद शहर किसने बसवाया, दोस्तों याद रखना है, तो इसने एक शहर बसाया था जिसको बोलते हैं मुबारकाबाद। शहर किसने बसवाया था, तो ये मुबारक शाह खिलजी ने, सॉरी मुबारक शाह ने, खिलजी नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों मुबारकाबाद शहर बसाया इसने। साथ ही दिल्ली सल्तनत का सबसे कैसा था, ये महान शासक था सैयद डायनेस्टी में। सैयद डायनेस्टी में सबसे महान शासक कौन था, तो मुबारक शाह। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। याद रखना दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण की। तो मुबारक शाह सैयद वंश में कौन सा सुल्तान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है, आपको याद रखना है, तो ये था हमारा मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह। इसी का एक दरबारी था, आपको याद रखना है इसका दरबारी कौन था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसका दरबारी कौन था, तो याद रखना दोस्तों इसका जो दरबारी था बहिया बिन, कौन था? बहिया, बहिया बिन सर हिंदी, सर हिंदी, भैया बिन सर हिंदी। और इसने एक बुक लिखी है तारीख, तारीख ए मुबारक शाही। दोस्तों याद रखना है तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी, तो ये लिखी थी आपके, ये लिखी थी किसने, तो याद रखना है ये लिखी थी आपके भैया बिन सर हिंदी ने। किसने लिखी थी, तो भैया बिन सर हिंदी ने। कौन सी कहने का मतलब कौन सी बुक लिखी थी, तारीख ए मुबारक शाही। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तारीख मुबारक शाही किसने लिखी, तो आपको याद रखना है ये लिखी थी सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह के बेटे। तो ये कौन था, आपको याद है, ये था मुबारक शाह, और ये किसका, खिज्र खां का बेटा था। किसका था, तो खिज्र खां का बेटा था जिसका नाम था मुबारक शाह। दोस्तों यहां से अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक होता है दोस्तों, आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने मतलब अपने पिता के रहते
दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो के रहते पिता के रहते दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का शासक बना। दोस्तों याद रखना है, दिल्ली का वह कौन सा शासक है जो अपने पिता के रहते मतलब कह सकते हैं सुल्तान या राजा बना था। तो ये था हमारा मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। अब सबसे बात इंपॉर्टेंट है, इसका जो अगला मतलब अगला जो पुत्र होता है वो शासक बनता है, उसका नाम है मोहम्मद शाह। दोस्तों याद रखना है, मोहम्मद शाह। अब नेक्स्ट जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? मोहम्मद शाह। इसने एक उपाधि ग्रहण की थी, याद रखना, खान जहां। दोस्तों इसने सैयद वंश में कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका नाम, इसने जो उपाधि धारण की थी खान जहां की, इसने खान जहां की उपाधि ग्रहण करने वाला दिल्ली का शासक था, यानी सैयद वंश का शासक था मोहम्मद शाह। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहला कौन था? तो आपका खिज्र खां। खिज्र खां का बेटा कौन था? तो मुबारक शाह। और मुबारक शाह का जो बेटा नेक्स्ट होगा दोस्तों, याद रखना है आपको, वो कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद शाह। यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हुई होंगी। आप पैगंबर का वंशज अपने आपको किसने घोषित किया था? तो आपको याद है, ये किया था खिज्र खान ने। और साथ ही उसने एक उपाधि धारण की थी खिज्र खान ने, रैयत आला की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी किसने? तो खिज्र खान ने। जबकि उसका बेटा था मुबारक शाह, और उसने एक शहर बसाया जिसको बोलते हैं मुबारकाबाद। और उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो सुल्तान की उपाधि धारण की। और उसके ही एक दरबारी थे जिसका क्या नाम था? तो आपको याद रखना, बहिया बिन सर हिंदी, जिसने एक बुक लिखी थी तारीख मुबारक शाही। इसके बाद अगला जो शासक होता है वो होता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह ने एक उपाधि धारण की, कौन सी? तो दोस्तों याद रखना है, खान जहां। अब सैयद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, देखिए सैयद वंश का अंतिम जो शासक था वो अपना था कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, नाम याद रखना। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें, अलाउद्दीन जो आलम शाह था, इसका एक वजीर था जिसका क्या नाम था? हमीद खां। इसका वजीर कौन था दोस्तों? याद रखना है, तो इसका वजीर था हमीद खां। बताया जाता है कि हमीद खां से इसका क्या हो गया था? अलाउद्दीन आलम शाह का विवाद हो गया था, जिसकी वजह से इसने, अब ये कहाँ चला गया? तो अलाउद्दीन जो आलम शाह था, ये अपने वजीर से विवाद होने के कारण ये बदायूं चला गया। बताया जाता है बदायूं में इसकी क्या है? तो बदायूं में इसकी क्या है? कब्र है। दोस्तों याद रखना, किस सैयद वंश के किस शासक की बदायूं में कब्र है? तो याद रखना, अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था। ये बात याद रखनी। तो बदायूं क्या था? तो बदायूं में इसकी क्या मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर कब्र है किसकी? अलाउद्दीन आलम शाह। ये क्यों चला गया था बदायूं? तो अपने वजीर हमीद खां के कारण। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सैयद वंश की जो अब सत्ता है अब कैसी हो चुकी थी? कमजोर। और इसी का फायदा किसने उठाया? इसका जो फायदा उठाया था बहलोल लोदी ने। तो दोस्तों बहलोल लोदी ने अब बड़े आसानी के साथ जो सैयदों से अब सत्ता स्थानांतरित होगी कहाँ? लोदी वंश को। अब बनेगा बहलोल लोदी। शुरुआत करेगा किसकी? तो लोदी वंश की। तो दोस्तों सैयद वंश के बाद जो वंश शुरू होगा उसको बोलेंगे लोदी वंश। और लोदी वंश की स्थापना कौन करेगा? तो ये करेगा बहलोल लोदी। कौन करेगा? बहलोल लोदी। तो याद रखना है, बहलोल लोदी स्थापना करता है लोदी डायनेस्टी की। और लोदी डायनेस्टी को बड़े आसानी से, मतलब कहने का मतलब क्या है, सैयद वंश से आसानी से सत्ता मिल जाती है। किसको? तो बहलोल लोदी को। बिना संघर्ष के सत्ता प्राप्त होती है बहलोल लोदी को, क्योंकि उसका वहां का जो मेन शासक होता है वो बदायूं चला जाता है, तो सत्ता वहां की कमजोर हो जाती है। बड़ी आसानी से ये सत्ता प्राप्त कर लेता है बहलोल लोदी।
और शुरू होता है अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो होगी आपकी लोधी डायनेस्टी। और दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश होगा लोधी डायनेस्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी को। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना।